तो मणिपुर का पार्ट 1 हो गया। अब हम लोग मणिपुर का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 थोड़ा लंबा होगा। और याद रखिएगा, मणिपुर के पार्ट 1 में हमने पॉलिटी, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, इवोल्यूशन पढ़ा, उससे रिलेट करके आज़ाद हिंद फौज पढ़ाया आपको। और इंग्लिश और ब्रिटिश की जो लड़ाई हो रही थी वो तीनों लड़ाई भी कवर कर लिए, ट्रीटी भी कवर कर लिए, सब कुछ तो कवर कर लिया। लेकिन आर्ट एंड कल्चर मणिपुर का, एनवायरनमेंट मणिपुर का, ट्राइब मणिपुर का, ये ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सेकेंड पार्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द फर्स्ट पार्ट। बट बिफोर वी मूव इन द सेकेंड पार्ट, आपको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, मणिपुर का एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप दिखा दूंगा, और वो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका नाम ले लूँगा, क्योंकि आगे जब रिलेट करेंगे लोकेशन की, स्पेसिस वगैरह की, आर्ट एंड कल्चर की, तो वो डिस्ट्रिक्ट आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मणिपुर का हमने आपको बताया था कि मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विद इंडियन स्टेट में मिजोरम है, यहाँ असम है और नागालैंड है, ठीक। और इधर म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साउथ में यहाँ पे म्यांमार का जो स्टेट है, पहाड़ी के नाम पे स्टेट है, वो चीन स्टेट है। और मणिपुर के ईस्ट में जो ये म्यांमार का रीजन है, इसको बोलते हैं, कौन सा रीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगाइंग रीजन, सेगाइंग रीजन। और ये कौन सा स्टेट है, ये म्यांमार का जो कि मणिपुर के साउथ में है, इसको बोलते हैं चीन स्टेट। खैर इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। मेन तो आप डिस्ट्रिक्ट देखिए जो मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूँ। ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे काफ़ी हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको फोकस करना है यहाँ पे। देखिए नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में जो ये देख रहे हैं ना, सेनापति डिस्ट्रिक्ट, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नागालैंड के साथ बॉर्डर कर रहा है बिल्कुल नॉर्थ में शेयर सेनापति डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे नागा हिल्स भी होंगी, तो यहाँ की जो ट्राइब होंगी वो नागा ट्राइब होंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको, नागा ट्राइब होंगी। और वो जब नागालैंड के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो सेनापति डिस्ट्रिक्ट को मिलाने की भी बात करेंगे। उसके देखिए ईस्ट में ये उखरूल जिला है, ये भी दिमाग में रखें, ठीक है। नीचे चले आइए, चंदेल जिला है, चंदेल राजपूत नहीं है, चंदेल जिला, ओके। और फिर यहाँ पे देखिए जिरीबाम, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिरीबाम, असम के साथ बॉर्डर वगैरह शेयर करता है ना। और उसके ऊपर देखिए, ये जिला इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन सेंटर में चले जाइए। सेंटर में ये इम्फाल देख रहे हैं, कैपिटल हो गया, राइट, मणिपुर का इम्फाल। उसके अलावा इम्फाल ईस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आसपास में बना हुआ है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे इम्फाल वेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ना, इम्फाल ईस्ट ये हो गया और इम्फाल वेस्ट ये हो गया, और बीच में यहाँ पे इम्फाल है, क्लियर। थाउबल जिला, थाउबल डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये बिष्णुपुर जिला एक वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दो लोकेशन, एक तो मैंने आपको बताया मोरियांग, जहाँ आईएनए का वार मेमोरियल है। दूसरा मैंने आपको साथ ही साथ और एक और चीज़ बताई है, याद करके बताइए, मोरियांग। ये मोरियांग क्या छोड़िए, बिष्णुपुर की बात करें तो वहाँ पे आपका लोकतक लेक है ना। अब लोकतक लेक का जब नाम लेंगे तो बिष्णुपुर जिला आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसको जो है, इतने जिलों को जो आप दिमाग में रखें और फिर आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि नितिन सिंघानिया के हिसाब से जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो कपड़ों को सजाने का तरीका होता है, जो वीविंग का तरीका होता है, उसके हिसाब से मणिपुर में क्या स्पेशल है। देखिए इंडिया में मैंने एक यहाँ पे सिल्क मैप लिया, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि इंडिया में कितने टाइप की सिल्क होते हैं। एक मलबेरी सिल्क होता है, मलबेरी पेड़ के नाम पे पड़ा है। एक तसर सिल्क होता है, एक एरी सिल्क होता है, एक मूगा सिल्क होता है, और एक जो है ओक तसर सिल्क होता है। इसमें चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मलबेरी, तसर, एरी और मूगा। आप इंडिया में देखें तो मैक्सिमम आपको रीजन जो दिख रहा है ना, ये मलबेरी सिल्क दिख रहा है। साउथ वाला रीजन हो गया मलबेरी सिल्क। नॉर्थ में भी देखिए कि यहाँ पे जो कश्मीर पंजाब वगैरह का रीजन है, यहाँ पे भी मलबेरी सिल्क मिलेगा। सेंट्रल इंडिया में भी मलबेरी सिल्क है। जहाँ पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलते हैं, इस रीजन में एक सेंचुरी, आप बता पाएंगे क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ पे एक सेंचुरी बना हुआ है, कोई रिवर पे है, तो अगर आप बता सके अपने गेस करके तो बताइए। तो ये मलबेरी का एरिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उड़ीसा का एरिया नीचे, यहाँ पे ये मलबेरी का एरिया है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में भी इनफैक्ट देखिए तो सिक्किम है ना, और इधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का भी एक पार्ट। और ये देख रहे हैं आप नीचे, ये क्या है, मिजोरम, राइट। मिजोरम में भी मलबेरी सिल्क, तो मलबेरी सिल्क का देखिए आप रीजन कितना बड़ा है, ओके। उसके बाद क्या, तसर सिल्क, तसर सिल्क ये देखिए, ये आपके उड़ीसा के एक बड़े एरिया में, उसके अलावा झारखंड में, बिहार में, और थोड़ा जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, ये एरिया में जो है तसर सिल्क का है उत्पादन होता है। अलग अलग सिल्क के टाइप्स हैं। एरी सिल्क ये ब्लू वाला हल्का सा, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में और बिहार का भी नॉर्दर्न पार्ट में ये एरी सिल्क होता है। रेडी, एरी, रेडी वगैरह के पेड़ पे होते हैं इसलिए एरी नाम पड़ गया। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, मूगा सिल्क, हल्का सा जो ग्रीन है, राइट, हल्का सा येलोइश ग्रीन जो है, मूगा सिल्क देखिए आसाम में है, मूगा सिल्क अरुणाचल प्रदेश में है, इस एरिया में मूगा सिल्क है।
तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे ना 4 ही टाइप को काउंट करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन सा टाइप कितना है, तो मलबेरी सिल्क जो है इंडिया में, ये मलबेरी सिल्क पता है आपको टोटल सिल्क का कितना टाइप में कितना है ये? 91.7%, अराउंड 92%। उसके बाद अगर हम बात करें तसर सिल्क की, तसर सिल्क की, तो ये कितना है? ये है आपका 1.4%। लेकिन तसर के पहले एरी सिल्क है, ओके। एरी कितना है? एरी 6.4%। और मूगा कितना है? जस्ट 0.5% मूगा, राइट। मलबेरी सिल्क आपने मैप देखा कहाँ पे है? कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, है ना। तसर सिल्क जो है आपके बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के एरिया में। मूगा और एरी जो है नॉर्थ ईस्ट में, असम में होते हैं। ये मैप में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो मूगा वाला आपने देखा और साथ ही साथ जो एरी वाला देखा, हल्का सा बिहार में भी हालांकि एरी दिखाया है, लेकिन मोस्टली ना ये असम वाले एरिया में होता है, हल्का फुल्का अरुणाचल प्रदेश में इस एरिया में होता है। और ये एरिया कहाँ टच कर रहा है? ये एरिया टच कर रहा है आपके मणिपुर को भी। तो मूगा सिल्क मणिपुर एसोसिएट कर सकते हैं आप थोड़ा। अब चलिए आगे, याद रखिएगा सिल्क वर्म से निकलता है, उसके जो है लार से निकलता है सिल्क। ऐसा नहीं है कि वो वीव करता है अपने अराउंड। सिल्क इज़ नॉट लाइक कॉटन की आपके प्लांट से सीधा मिल जाता है, वो प्लांट पे रहते हैं। इसके हिसाब से उनका नाम पड़ेगा कौन कौन से प्लांट पे। और मलबेरी प्लांट बहुत फेमस है इसके लिए। ये मूगा सिल्क जो होता है बड़ा चमकीला डेलिकेट होता है, राइट। आप देखेंगे कि असम में एक फेस्टिवल होता है, मुझे आप फेस्टिवल का नाम बताइए, और साल में मोर देन वन टाइम होता है। उस फेस्टिवल में मूगा सिल्क के कपड़े पहने जाते हैं बहुत। तो आप मुझे बताइएगा कौन सा फेस्टिवल है। तो डेलिकेट होता है काफ़ी मूगा सिल्क का थ्रेड। ये एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किया जाता है। डार्क कलरिंग की जाती है उस एम्ब्रॉयडरी पे, है ना। और बॉर्डर पे लगाया जाता है। ये सॉरी, तो मूगा सिल्क से बना हुआ एम्ब्रॉयडरी है, डार्क कलर यूज़ होते हैं बॉर्डर पे, ये लिखना है। और उससे जो कपड़ा बनता फाइनली मणिपुर में, उसको फनेक बोलते हैं। ये जो फनेक नाम का कपड़ा आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इमेजेस नहीं डाल सकता, क्योंकि ह्यूमन की इमेजेस आएंगी तो सही नहीं है उतना, नॉन कॉपीराइटेड वगैरह दिखना पड़ेगा। तो फनेक नाम का जो कपड़ा यूज़ होता है ना, कपड़ा बनता है ना, एक वो ट्रेडिशनल शॉल है जिसको वीमेन जैसे मैरिज हो गया और कोई रिलीजियस फेस्टिवल है उसके दौरान पहनती हैं। तो एम्ब्रॉयडरी, फनेक नाम का कपड़ा, मूगा सिल्क इज बीइंग यूज्ड, अकेजन इज ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक मैरिज वगैरह, है ना। या यूपीएससी का सिलेक्शन हो गया तो वो भी बड़ा ऑस्पिशियस होता है, तो उस दिन भी आप पहन सकते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से हैं तो। बाकी एक है वहाँ पे टेक्निक जहाँ पे वीविंग मतलब बुनना और एम्ब्रॉयडरी दोनों को मिक्स करके एक टेक्निक बनाई गई है, उसको बोलते हैं शमिलामी। शामिल हो रहा है तो शमिलामी हो गया, ये भी मणिपुर की टेक्निक है। पॉटरी भी देख लीजिए, इमेजेस गूगल कर लीजिएगा, हर चीज़ डालूंगा नहीं क्योंकि फिर लोड बढ़ जाएगा। पॉटरी की बात करें तो यहाँ पे एक ब्लैक पॉटरी होती है। मैंने अभी कौन सा जिला बताया था? उखरूल जिला। मणिपुर का जब मैप बनाया था तो यहाँ पे क्या दिखाया था? उखरूल जिला। उखरूल जिला जो है मणिपुर का, वहाँ पे ब्लैक टिंट, ब्लैक चमक के साथ, ग्लेज के साथ एक पॉटरी होती है, ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी पुराने एंशियंट काल वाली बात नहीं हो रही, मणिपुर की बात हो रही है, आज भी चल रहा है, उखरूल जिले में होता है। इसके अलावा जो दूसरा है थोंगजा पॉटरी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेराकोटा पॉटरी है। मिट्टी के बर्तन बना के पका के बनाना टेराकोटा पॉटरी है। और उसमें पिक्चर बनाते हैं ना, क्या पीने के लिए आपको पता ही है, वो मस्त हो जाइएगा, है ना। उस चावल याद रखिएगा, मणिपुर में और कोई शराब नहीं पी सकते आप, आपको चावल वाला शराब पीना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा जो है ख्वाहिशें ना रखें, लोकल जो है कल्चर का सम्मान करें, चावल को जो है सड़ाएं गलाएं और उससे जो है बना के पिएं। उसके लिए जो पिक्चर बनेगा ना, वो इसको पॉटरी को बोलते हैं थोंगजा पॉटरी, है ना। कुकिंग वेसल भी बनाते हैं, प्लेट्स भी बनाते हैं, पॉट के, ये सब जगह ये सब पढ़ना है क्या, क्या क्या बनाते हैं, मेड मोस्टली बाय वीमेन। तो वीमेन का तो वहाँ पे है ही प्रधान हुआ। तो आपको एक मार्केट भी बताया था, मार्केट आपको याद है अभी तक कौन सा मार्केट है जो कि एशिया का सबसे बड़ा वीमेन मार्केट है? ऑल वीमेन, मणिपुर में ही है, इम्फाल में। वीविंग की बात करें, बुनने की बात करें, तो आप जैसे सपने बुनते हैं तो लोग वीविंग करते हैं। दो वीविंग की टेक्निक यहाँ पे फेमस है नितिन सिंघानिया के हिसाब से। एक है वांगखे फी। देखिए फी मतलब कभी ना कहीं मुझे लग रहा है कि बुनने वगैरह की बात हो रही है। तो पहला जो है वांगखे फी, ये ट्रेडिशनल वीविंग है, इसको तो जीआई टैग मिला हुआ है ना। वेरी फाइन वाइट कॉटन। अच्छा, आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कॉरिडोर को हम जीआई टैग दे सकते हैं आईएएस बनने के लिए, है ना, यहीं से बनते हैं। वेरी फाइन वाइट कॉटन इज यूज फॉर दिस। तो इसमें वाइट कॉटन का यूज करते हैं, ट्रेडिशनल वीविंग है। क्या नाम है इसका? वांगखे फी। फैब्रिक जो है ट्रांसपेरेंट होता है, डिजाइन पैटर्न बना होता है, ये सब नितिन सिंघानिया में लिखा हुआ बट जरूरी नहीं है। दूसरा है शाफी लाम्फी, शाफी लाम्फी वीविंग, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है ना। इसमें जो है शॉल बनाते हैं। मेती कम्युनिटी, अगर मैं आपको बताऊं वहां पे डेमोग्राफी थोड़ी सी पहले, मणिपुर में सेंट्रल एरिया में रहती है मेती कम्युनिटी। इनफैक्ट मणिपुरी लैंग्वेज को मेती लैंग्वेज भी बोलते हैं।
क्यों है ये मेती कम्युनिटी इंपॉर्टेंट? क्योंकि मणिपुर में इनका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 55% अकेले है, बाकी में सारे ट्राइब, मेती कम्युनिटी सबसे ज़्यादा। तो मेती वीमेन जो है ना इसको वीव करती हैं, है ना, ये ट्रेडिशनल को, और इसको भी जीआई टैग मिला। तो क्या याद रखेंगे? वांग के फी, शान पिलाम फी, दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। ये हो गया यहाँ का एम्ब्रॉयडरी वगैरह, और सिल्क का मैंने आपको इंडिया का बता दिया हिसाब किताब अलग से जोड़ के। अगर हम लोग बात करें यहाँ के आर्ट एंड कल्चर में थोड़ी बहुत फेस्टिवल की, फोक म्यूजिक की चलिए बात करते हैं। तो फोक म्यूजिक के मैंने 3-4 टाइप आपको डाले हैं, ये वाला आपको नहीं मिलेगा नितिन सिंघानी में डाला हुआ है। सबसे पहला होता है खोंगजाम परवा। खोंगजाम परवा क्या है? ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी और वहाँ के लोकल पॉपुलेशन मणिपुरी लोगों के बीच में चल रहा था लड़ाई 1891 में। 1891 में वहीं पे लड़ाई होती है, उस बैटल का नाम पड़ता है बैटल ऑफ खोंगजाम। तो बैटल ऑफ खोंगजाम की कहानियाँ सुनाना एज ए बैलड, म्यूजिकल नरेशन करना, जैसे राजस्थान में सुनाते हैं ना। बताइए मुझे, आप बताइए, राजस्थान में म्यूजिकल नरेशन होता है और एक बड़ा सा स्क्रॉल होता है पेंटिंग का, उस पेंटिंग को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे तो राजस्थान चलेंगे, लेकिन आपका भी तो नॉलेज चेक करना चाहिए ना। प्री दे रहो खोंगजाम परवा, तो उसी बैटल की कहानियां सुनाना, खोंगजाम वाली लड़ाई की जो 1891 में ब्रिटिश और मणिपुरी के लोगों के बीच में हुई थी, तो इसी को बोलते खोंगजाम परवा। याद रहेगा। दूसरा ये यहाँ पे एक फोक म्यूजिक है लाई हरोबा इशी, या लाई हरोबा भी बोलें तो चलेगा। ये लाई हरोबा क्या है ना कि वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है हरोबा फेस्टिवल। हरोबा फेस्टिवल का पूरा कॉन्सेप्ट एक रिलीजन से रिलेटेड है, जो कि हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। सन महिज्म, सन महिज्म में जो हम ना नेचर को, सन को, ऐसी चीज़ों को, रिवर को पूजा करते हैं, और मिती कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ये सन महिज्म में बिलीव करती है। तो उनका फेस्टिवल का नाम है हरोबा फेस्टिवल। तो उसमें गाएंगे क्या? लाई हरोबा गाएंगे, तो रिलीजियस टाइप का हो गया। थर्ड याद हो रहा है ना सब? खूबा केशी, है ना, खूबा केशे। खूबा केशे में क्या होता है? गाना वाना गाया जाता है और तालियां बजाई जाती हैं, ढेर सारी तालियां। तो आप जो ढेर सारे लोग, 4 लोग बैठ जाइए, तालियां बजाना शुरू करिए, तो खूबा केशी हो गया, है ना। ऐसे कैसे याद रखें? खूबा केशी साउंड्स लाइक शाबाशी। शाबाशी के लिए हम पीठ पे ठोक देते हैं लोगों के, क्लैपिंग। ध्यान रखें, हर जगह नहीं शाबाशी दी जाती पीठ पे ठोक के। मान मर्यादा का ध्यान रखने, अपने घर में ये हरकतें करें। अब ये फोर्थ मैंने बाहर से जोड़ा भाई, क्या है? यो याओसांग। याओसांग ये स्प्रिंग के टाइम पे नॉर्थ जो आपका है हेमिस्फीयर, जहाँ पे स्प्रिंग होता है, तो वहाँ 5 दिन का फेस्टिवल कराया जाता है ना। और इसकी स्टार्टिंग होती है फुल मून डे ऑफ द मंथ से, मतलब पूर्णिमा से। और वो मंथ उनके हिसाब से फरवरी मार्च के बीच में होता है। लमड़ा मंथ, लमड़ा मंथ में पूर्णिमा मतलब फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन ये जो होता है, यह सांग नाम का यहाँ पे गीत चलता है ना। यह सांग क्या है, गीत क्यों चल रहा है? क्योंकि वो उनको ना अपने साल का स्टार्टिंग मानते हैं। ठीक, मेती कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। तो मेती कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा है। ये इमेजेस दी हुई हैं, जो ऊपर खोंगजाम परवा का है, नीचे जो है लाई हरोबा इशी का है, सब मिलता जुलता ही दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब चलिए चलते हैं स्पेशल मणिपुरी डांस। स्पेशल क्यों है? क्योंकि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज्ड है, अब सारे क्लासिकल डांस जिनको संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया है उसको बताइए। आप कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, सात्रिया है कि नहीं है, छऊ है कि नहीं है। तो आप मुझे संगीत नाटक अकादमी ने जितने क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज किया उसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सारे लोगों की हेल्प करिए। मणिपुरी डांस, आप यहाँ पे आपको कहीं राधा कृष्ण का जैसा फील आ रहा होगा, यू आर वेरी राइट। और उसमें ये यूज होता है नागबंध मुद्रा। नाउ नागबंध मुद्रा में आप देखें तो मिला जुला के 8 का शेप बन रहा है। व्हाट इफ, और ये नागबंध क्यों? क्योंकि ये जो है हुड की तरह दिख रहा है नाग के। व्हाट इफ बॉडी को भी 8 के शेप में ऐसे डाल दिया जाए? उसी मुद्रा को बोलते हैं नागबंध मुद्रा। ये मणिपुरी डांस की खासियत है, लेकिन इसके अलावा और भी खासियत है। सबसे पहले ऑरिजिन कैसी हुई? ऑरिजिन ऐसे हुई कि माना जाता है कि प्राचीन काल में शिव और पार्वती, मणिपुर के लोकल गंधर्वाज डांस करने वाले, ये भी जो है रिलीजन से रिलेटेड होता है, गंधर्व जो होते हैं, वो वैली ऑफ मणिपुर की पहाड़ियों में जो है लोकतक लेक के किनारे शिव और पार्वती और गंधर्व जो है वहाँ पे सेलेशियल डांस कर रहे थे। सेलेशियल डांस मतलब होता है, मतलब एकदम जो है नक्षत्रों का डांस हो रहा है ना, नॉर्मल डांस नहीं। आजकल के तो डांस कुछ और होते हैं। शिव पार्वती और गंधर्वाज की सेलेशियल डांसिंग हो रही थी, तो वहाँ से जो डांस हुआ वहीं से मणिपुरी डांस बन गया। लेकिन होता क्या है, पहले तो शिव पार्वती पे फोकस है, गंधर्वा से ऑरिजिन है। लेकिन 15th सेंचुरी में आपको पता है कि वैष्णविज्म जो है असम में और वैली में उधर सारी जगह फैल गया। किसने फैलाया असम में? बताइए, को पता होना चाहिए। और वहाँ से रिलेटेड है आपकी एक आइलैंड भी रिलेटेड है। ये सब आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, कमेंट मत करिएगा, हर चीज़ में कमेंट नहीं करना होता। तो वैष्णविज्म का जब फैला इधर ना 15th सेंचुरी में,
तो उन्होंने बोला शिव पार्वती वाला पुराना कॉन्सेप्ट होगा, अब हम वैष्णवाइट हो गए, हम शैव की नहीं, हम कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे। तो ये मणिपुरी डांस जो है शिव पार्वती से लेके किसको दे दिया, कृष्ण भगवान के नाम पे दे दिया और उसी को सेंट्रल थीम बना दिया, है ना। और इसमें जो राधा के नाम पे जो फीमेल बहुत सारी रहेंगी, ऐसे देखिए बेटा डांस का टाइप भी जो है चेंज कर दिया। खैर कोई बात नहीं, शिव पार्वती कृष्ण सब एक ही रूप है तो चलेगा। अब मॉडर्न टाइम में आपको पता है मणिपुर प्रिंसली स्टेट था, तो वहाँ पे एक थे राजा भागचंद्र। राजा भागचंद्र ने बोला 18th सेंचुरी में मैं इसको रिवाइव करूंगा, तो उन्होंने इसको रिवाइव किया। फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर है, तो उन्होंने क्या किया कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में जो स्कूल खोला था ना, तो लोकल चीज़ें वहाँ पे बहुत पढ़ाते थे, लोकल पेंटिंग, लोकल डांसिंग। तो उन्होंने बोला मणिपुर का डांस मुझे बहुत पसंद आ रहा है, शांति निकेतन में होना चाहिए। तो इससे मणिपुर को बहुत बढ़ावा मिल गया मणिपुरी को, और फाइनली वो क्लासिकल डांस में रिकॉग्नाइज हो गया। कुछ फीचर्स याद रखिएगा, इस पर सेंसुअलिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना, आजकल के तो कैसे कैसे डांस हैं, तो सेंसुअलिटी पे ध्यान नहीं जाता, डिवोशन पे इम्फोसिस होता है, राइट। साथ में ये भी रखिएगा याद, आपको दिख नहीं रहा होगा चेहरे के सामने झीना पर्दा है, तो ट्रांसपेरेंट वेल होता है, थिन वेल होता है चेहरे के सामने। तो जैसे ही वेल लगेगा तो क्या फेशियल इंपॉर्टेंस जो कम नहीं हो जाएगी फेशियल एक्सप्रेशन की। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, झीना पर्दा लगा हुआ है, थिन वेल चेहरे के सामने, तो फेशियल एक्सप्रेशन की भी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो हैंड जेस्चर और जेंटल मूवमेंट की, इनकी जो पैर की हाथ की जो मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। दूसरा, क्लासिकल डांस में इंडियन में दो तरह के मतलब थीम होते हैं ना, फीचर्स होते हैं। एक होता है तांडव और एक होता है लास्य। तांडव मतलब बल प्रदर्शन करना, जैसे शिव का तांडव होता है जोर शोर से करना, जैसे छऊ डांस में देखिए एकदम मार काट के लिए तैयार है मार्शल डांस में। दूसरा होता है लास्य। लास्य में क्या होता है, थोड़ा सा जो है धीमा धीमा, है ना, धीमा धीमा प्यार से। तो इस डांस में तांडव भी मिलेगा, लास्य भी मिलेगा, लेकिन लास्य पे एम्फेसिस ज़्यादा। क्यों, कॉन्सेप्ट देखिए ना, कृष्ण राधा का है, शिव पार्वती वाला तो कॉन्सेप्ट हटा देना। खैर, फीमेल वियर लॉन्ग स्कर्ट्स, तो लिखने की जरूरत क्या थी, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, है ना। स्लो एंड ग्रेसियस मूवमेंट, लिखने की जरूरत क्या थी, लास्ट से आ गया तो स्लो एंड ग्रेसियस मूवमेंट हो गया, हैंड एंड नी का पोजीशन का। इसी में इंपॉर्टेंट है नागबंद मुद्रा, नाग की तरफ बंद बनाना, मुद्रा में रहना। एंड मुद्रा एंड बंद करके किताब भी है बिहार का, जो आपके मुंगेर में योग विद्यालय है ना, जो बहुत फेमस है। आपको पता बाबा रामदेव के पहले भी तो लोग थे, तो वो बिहार का योग विद्यालय जो है ना, वो बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। उसके जो चीफ भी कई बार होते हैं फॉरेनर होते हैं, तो वहाँ किताब का नाम ही है बंद और मुद्रा ऐसे करके, तो नागबंद मुद्रा, इन विच बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू कर्व इन शेप ऑफ 8, है ना। देखिए आज भी तो देखिए ना, वो जो मूवी आई थी शाहरुख खान और जो विराट कोहली की वाइफ का नाम क्या भूल रहा, तो दोनों की जो मूवी आई थी तो उसमें क्या बोल रहा था कि लेफ्ट राइट आगे आगे, और लास्ट में क्या बना ले, 8 बना ले, 8 बना ले, ऐसा कुछ है उसके लिरिक्स में। तो क्यों, वो भी नागबंद मुद्रा सिखा रही है उसको, शाहरुख खान को, है ना। रासलीला, रासलीला तो ऑब्वियसली राधा कृष्ण की लव स्टोरी होगी। ये क्यों बताया रासलीला, रासलीला वहाँ पर दूसरा डांस चल रहा है, लेकिन रासलीला जो है ना एक अलग से डांस है वहाँ पे, और उसमें भी ये इनकॉर्पोरेटेड रहता है आपका मणिपुरी डांस। बट मणिपुरी डांस के अंदर भी थीम जो है वो मणिपुरी डांस के अंदर कई बार रासलीला होती है। इसमें एक ड्रम बजाया जाता है, उसका ड्रम का नाम होता है पुंग, जो पिछले फोटो में आपने देखा था ना, जो बाबा जी बैठा के बजा रहे थे पुंग, तो वो तो रहना जरूरी है रिसाइटल के लिए, जब गाया जाएगा तो पुंग बजेगा। उसके अलावा बांसुरी, खड़ताल वगैरह ये सब तो रहेंगे, वुड क्लैपर वगैरह। मणिपुर में बाप रे, मणिपुर में इतना बैम्बू होता है ना, इतना बैम्बू होता है कि 20 मीनार जो हमारी बिल्डिंग बन जाएगी। तो बैम्बू का बहुत यूज़ होता है, तो वुड का, बैम्बू का, ये सबसे बजाने के लिए जो सामान भी बनता है। और याद है ना आपको जयदेव, जयदेव की किताब का नाम बताइए, गीत गोविंद, है ना। जयदेव और चंडीदास, इनके जो है किताबें जो लिखी हुई थी म्यूजिकल, उसका बहुत यूज़ होता है, याद रखिए। मणिपुर में एक और डांस आपको बताऊंगा, डांस क्या है, म्यूजिक डांस बताऊंगा, संकीर्तन, जो कि यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में जगह बना के बैठा है इंडिया के 13 चीज़ों में। संकीर्तन में भी मणिपुरी डांस का एस्पेक्ट दिखेगा, इन्फ्लुएंस है मणिपुरी डांस का, इन्फ्लुएंस है संकीर्तन पे। और मणिपुर का एक डांस है, मार्शल डांस है, थांगटा। ये थांगटा को पे जो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, तो थांगटा में, संकीर्तन में भी मणिपुरी डांस का एस्पेक्ट दिखेगा। आपको प्रोपोनेंट फेमस जनरली नहीं याद रखने होते, इसमें यूपीएससी को इंटरेस्ट नहीं होता, बट झावेरी सिस्टर्स, क्यों इंटरेस्ट नहीं होता खुद सोचिए। अब कौन कितना इंपॉर्टेंट है किसको पता है, ये थोड़ी पूछेगा कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा, आपकी मर्जी है। आपको जावेद अख्तर पसंद हो कि आपको मेरे गाने पसंद हो, इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। झावेरी सिस्टर, नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, भाई हमने भी जो है कॉपी पेस्ट मारा भाई। खैर कोई नहीं, हम अब चलते हैं अगले स्लाइड में, मार्शल डांस की बात करते हैं। मार्शल डांस में क्या होता है, लड़ाई, मार काट, है ना। मार्शल डांस में आप ये सीख जाइए और कॉरिडोर के फैमिली वाले ग्रुप में आ जाइए और वहाँ पे शुरू हो जाइए। सबसे पहले बात आएगी थांगटा की। देखिए थांग मतलब होता है मणिपुरी में सोर्ड, तो तलवार होगी तलवार। और टा मतलब होता है स्पीयर, भाला, तो तलवार भाला डांस
थांगटा डांस। थांग मतलब तलवार, टांग मतलब स्पीयर, तो तलवार भाला डांस नहीं हुआ क्या? ये देखिए ना, है ना, ढाल भाला सब कुछ है। ये इसमें क्या है कि इसमें आर्म्ड होता है। अब देखिए लोगों के हाथ में ये सब सामानों से मारकाट हो सकती है, तो आर्म्ड हो गया। मणिपुर में ये मेती पीपल ने ही क्रिएट किया था। लेकिन दूसरा डांस है क्या मार्शल डांस में? सरित सारक। सरित सारक में ना कुछ रहेगा नहीं हाथ में, अपने हाथ रहेंगे, हाथ से मार कुटाई करिए। ये मार्शल डांस हो गया चाइनीज टाइप का। ये अनआर्म्ड रहता है, इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट इंडियन आर्मी को भी सिखाई जा रही है। क्यों? लद्दाख वाले एरिया के लिए, क्योंकि गन ले जाना जल्दी वहाँ पे अलाउ नहीं होता, शांति बनाए रखने के लिए चाइना के साथ। मणिपुर के जो किंग थे ना, वो ब्रिटिश से फाइट करने के लिए सरित सारक को यूज़ करते थे। तो ये दो डांस आपने सीख लिए, थांगटा मार्शल, सरित सरित सारक क्या विदाउट आर्म। अब दोनों को मिला देंगे ना, थांगटा और सरित सारक को, तो दोनों को मिला के वो तो हुएन लंगलॉन, हुएन लंगलॉन। ओके, थर्ड वाला जो है ना मार्शल डांस यहाँ पे जो मैंने डाला है वो है चेबी गडगा। चेबी गडगा। नाउ व्हाट इज चेबी गडगा? देखिए इसमें भी सोर्ड होता है और शील्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोकल जो है छोटे बच्चे 12 साल 13 साल के जो बच्चे हैं वो रोड पे निकल के हम भी करेंगे चेबी गडगा। तो लोगों ने बोला तो एक दूसरे को मार डालेंगे। तो अब क्या किया, बैम्बू निकाला, बैम्बू तो बहुत है, उससे स्टिक बना दिया, और स्टिक के ऊपर जो है चमड़ा लगा देते हैं, वो साइकिल का टायर होता है ना, उसको निकाल के जो लगा देते हैं चमड़ा, और सोर्ड हटा दिया, है ना। और शील्ड भी जो है किस चीज़ का कर दिया, शील्ड भी कर दिया लेदर का। तो चमड़े चमड़े की लड़ाई लेदर से हो रही है, अंदर बैम्बू है। अब ये देख रहे हैं ना दोनों उत्साहित लोग, यही बैठ के दिन रात करना है और टिकटॉक बनाना है। तो चेबी स्टिक इज बिटवीन 2 to 2.5 फीट इन लेंथ। ये सब याद रखना है क्या? नहीं यार, डाल दिया मतलब ये थोड़ी याद रखना है, इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए होता है। या फोटो भी डालेंगे या यूपीएससी में बनाएंगे फोटो। अब आगे यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इसका जो है ना, कल ही मैंने जो कराया था करंट अफेयर 22 जून का, 22 जून का, उसमें सारे 13 मैंने आपको बताए हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन इंडिया। उसी में से एक है संकीर्तन। इसकी रिकॉग्निशन हुई थी 2013 में, जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, तो मैंने ये एप्लीकेशन लगाई थी, उसी से मिला। इसमें रिचुअल सिंगिंग होती है। अब सिंगिंग मतलब क्या होता है, ये सिंगिंग, और एक रिचुअल सिंगिंग होता है जब मैं गाऊँ जटाटवी गलत जला, तो ये हो गया रिचुअल सिंगिंग। तो रिचुअल सिंगिंग मतलब ट्रेडिशनल सिंगिंग, ड्रमिंग, है ना, डांसिंग। अब तो डांस मूवमेंट नहीं दिख रही आपको, ये सारा कुछ मिक्स होता है, और ये मणिपुर में होता है। ऑरिजिन इसकी 15th सेंचुरी में, तो 1400 समथिंग में ऑरिजिन हुई थी। ये जनरली रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान होता है, और मणिपुरी वैष्णवाइट जो है उसको करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो मिलता जुलता आपको, इसीलिए इस पर असर किसका है, मणिपुरी डांस का है, टेम्पल में, है ना। और इसमें क्या करते हैं, लॉर्ड कृष्ण के लाइफ को जो है याद करते हैं, सॉन्ग्स एंड डांसेस गाते हैं। जनरल जो होगा, एक टिपिकल केस ले लें तो उसमें क्या होता है, 2 ड्रमर होते हैं और 10 सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं। 2 ड्रमर बजाएंगे, यहाँ पे 3 है, तो मत बोलिएगा कि गलत पढ़ा दिया, नहीं। एक टिपिकल केस में 2 ड्रमर्स होते हैं, 10 सिंगर डांसर परफॉर्मेंस होते हैं, और एक कोर्ट यार्ड होता है टेम्पल का, ये जो बना हुआ कोर्ट यार्ड, और वहाँ पे जो है डिवोटी चारों तरफ होते हैं, और चलता है पूरा जो संकीर्तन होता है। नाम ही है संकीर्तन, संग में मिलकर कीर्तन। सिम्बाल्स और ड्रम्स जो होते हैं बजाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही कवर करा दिया कि मणिपुरी लैंग्वेज कैसे बनी। देखिए इंडिया में 14 लैंग्वेजेस थे 8th शेड्यूल में, सबसे पहले ये थे। सिंधी को ऐड किया गया 15th लैंग्वेज 21st अमेंडमेंट 1967 से, पढ़ा दिया ये, फिर भी करा रहा हूँ। कोंकणी मणिपुरी 3 लैंग्वेज आए कब, आपके 1992 में 71st अमेंडमेंट से। ये आपको ना अमेंडमेंट याद होने चाहिए, कितनी बार किया गया, पहले कितने थे। और 92nd अमेंडमेंट जो वाजपेयी जी आए 2003 में, तो उन्होंने बोला बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली, ये चारों को भी। तो इस तरह से 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें मणिपुरी है इंपॉर्टेंट। अब ये एक रिलीजन है सनमहिज्म, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ जो मेती कम्युनिटी है उनका ये देखिए ऐसा सिंबल है ना। सनमहिज्म रिलीजन जो है वहाँ के मेती पीपल फॉलो करते हैं। ये एक शमन टाइप वर्शिप ऑफ द एंसेस्टर्स है। शमन रिलीजन आपने पढ़े तमिलनाडु में मेरे से, उसी तरह का ही अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं, लेकिन अलमाइटी गॉड की, स्काई की, एलिमेंट्स की, फॉरेस्ट की, एक तरह से नेचर बेस्ड पूजा वाला ये रिलीजन है ना। यहाँ साथ ही साथ ये डेटीज़ की कुछ की पूजा करते हैं, और हर डेटी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है कि ये फलानी डेटी जो धन के लिए है, ये फॉरेस्ट के लिए, ऐसे करके। इनका एक सैक्रेड टेक्स्ट भी है, किताब भी लिखी है। उस किताब का देखिए नाम याद रखना कितना आसान है, पूया। पूजा को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो पूया हो गया। और थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया था, आपको हरोबा फेस्टिवल, एसोसिएटेड फेस्टिवल इज लाई हरोबा, है ना। लाई हरोबा में ट्रेडिशनल डेटीज़ की पूजा करते हैं। याद रखिएगा, सनमही में जैसे कुल देवता होता है ना, कुल देवता हमारे घर में रखे जाते हैं, तो हाउस होल्ड डेटी होता है। सनमही इनके डेटी होते हैं, जो हाउस होल्ड डेटी होते हैं। अलग अलग डेटी हैं, जो घर में जो डेटी मानी जाती है कुल देवता, उनका नाम है सनमही, और घर के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पे रखे जाते हैं, और रिलीजन को हिंदुइज्म का पार्ट नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं मणिपुर के फेस्टिवल में।
देखिए हेरोबा चेरोबा ऐसे नाम रहेंगे, तो चायरोबा फेस्टिवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इसको अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट मंथ। अच्छा, वो पहले पढ़ा था वो गलत था। देखिए फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सजीबू, सजीबू मंथ है उनका, जहाँ पे न्यू ईयर की शुरुआत होती है। और उसके पहले दिन अप्रैल में मणिपुरी ट्राइब्स, पूरे मणिपुरी ट्राइब्स, मणिपुरी मतलब यहाँ पे एक नहीं हुआ, पूरे मणिपुर के लोग जो है क्या सेलिब्रेट करेंगे, चायरोबा फेस्टिवल। यहीं पे एकता आ जाएगी। डोमेस्टिक डेटी कौन है, सनमही, उनकी पूजा की जाएगी, है ना। पहले टेंपल में की जाएगी, फिर हाउस होल्ड को पूरा क्लीन किया जाएगा, नए नए कपड़े मिलेंगे, नए बर्तन लाए जाएंगे। और बर्तन कौन से, ब्लैक पॉटरी वाले, है ना। ऐसे करके पूजा होती है, ठीक। दूसरा फेस्टिवल है कांग चिंगबा। कांग चिंगबा पता है आपको, जो उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा उसी से इन्फ्लुएंस्ड है, बिल्कुल उसी की तरह है। देख रहे पब्लिक बैठी हुई है, बैठी हुई है। ये क्या अपने कुल देवता को लेके जा रहे हैं, देवता जी को लेके जा रहे हैं। देवता जी को टेंपल तक ले जाने के बीच में जो नाच गाना हो उसी को बोलेंगे कांग चिंगबा। कांग चिंगबा, ओके, रथ यात्रा ऑफ मणिपुर। ये जो फेस्टिवल है बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल अगर बात करें मणिपुर की तो, और आपके जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा है उसी से इंस्पायरेशन लेता है, उसी तरह का। 10 दिनों का फेस्टिवल है, जुलाई में कराया जाता है। इसकी शुरुआत होती है इम्फाल में, एक टेम्पल है श्री गोविंदा जी टेम्पल, वहाँ से। और आइडल्स को कार्व करके अच्छे से जो लेके जाते हैं। और जो चैरियोट है ना, इसी चैरियोट को बोलते हैं कांग, इसीलिए कांग चिंगबा नाम पड़ा है। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, अब आपको मैंने जिले बता दिए थे, थोड़ा सा वहाँ का डेमोग्राफी देखिए। मैप जो है ये ना, ये मैप बहुत क्लियर नहीं होगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो चाहिए मैं आपको बता दूंगा। ये क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कहीं से लिया गया है, ये मैप कहीं और अवेलेबल नहीं है, कहीं नॉर्थ ईस्ट की मैप से। आप मेन लैंड वाले तो हमारे कराते नहीं नॉर्थ ईस्ट को सही से, लेकिन हम करेंगे। ये ऊपर जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं, इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मोस्टली नागास पीपल हैं, और वो स्टेट की पॉपुलेशन का 22% बनाते हैं। एक डन। अब यहाँ पे जो आप ये रेड वाला एरिया देख रहे हैं, 56% पॉपुलेशन मेतीज की। और वो कहाँ है आपको देखिए, अंदर की जो वैली है ना, जहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं है वहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे जिरीबाम जिला बोला था ना, इसलिए फोकस करने को। तो जिरीबाम में और सेंट्रल वाले आपके मणिपुर में कौन रहते हैं, मेती कम्युनिटी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये तो छोटे से एरिया में रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन 56%। तो वही तो बात है ना, ये वैली है, अंदर की है, मणिपुर रिवर, इम्फाल रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, उपजाऊ जमीन है। तो आपको पता ही है कि जहाँ पे उपजाऊ जमीन होती है वहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। देख लीजिए ना, बिहार में डेंसिटी बहुत है, यूपी में बहुत डेंसिटी है, राजस्थान में कम डेंसिटी है, क्योंकि वहाँ क्या बहता है, वहाँ तो बहता है इंदिरा गांधी कैनाल, नदी तो बहती नहीं ज़्यादा। ऐसा होता है, ठीक। तो वैली में जो है लोग हैं वो है मेती कम्युनिटी। और हिल कम्युनिटी में कौन आ गया, नागा आ गया। लेकिन नागा से डायरेक्ट इंटरेक्शन इनका कम होता है। बीच में कौन आ जाता है, कुकीज़। कुकी बोलते हैं कि हमारा कुकी लैंड बनना चाहिए, कुकी लैंड बनेगा, हम जो है त्रिपुरा लेंगे, हम मिजोरम लेंगे, हम जो है मणिपुर लेंगे, और साथ में हम कहाँ ले लेंगे, म्यांमार को ले लेंगे। तो म्यांमार मतलब जो घर की खेती मूली है, नागालैंड भी ले लेगा, नागा भी ले लेंगे, कुकी भी ले लेंगे, मेती भी ले लेंगे, इंडिया भी ले लेगा, ब्रिटिश भी लेंगे, जिसको लेना नागा म्यांमार को ले लो। उधर यूएस वाले बोल रहे हैं हम ले लेंगे, म्यांमार की आर्मी बोल रही है हम बोल रहे हैं हम ले लेंगे, आंग सान सूकी बोल रही है हम ले लेंगे। तो मतलब खैरात है क्या म्यांमार, वो भी तो कंट्री है बेचारी। कुकीज़ को देखिए, कुकीज़ कहाँ पे है, यही जो बीच में आपके मेती कम्युनिटी है उसी के अराउंड कुकी कम्युनिटी है ना। तो कुकी का मेती का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, लड़ाई होंगी। म्यांमार के बॉर्डर पे देखिए साउथ में चीन स्टेट के पास कौन है, कुकीज़ हैं। यहाँ पे देखिए ईस्टर्न एरिया में है ना, वहाँ पे कुकीज़ हैं। तो समझ गए डेमोग्राफिक, कुकी जो है 7.5% ही पॉपुलेशन का बनाते हैं, लेकिन लड़ने में तेज। लड़ने में तेज मतलब अपने अधिकारों के लिए है ना, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, ट्विस्ट मत कर दीजिएगा फालतू का। जोमीज, जोमीज 4% है ये एरिया में, जोमीज ट्राइब रहती हैं। पंगाल्स, पंगाल्स ना मणिपुरी मुस्लिम होते हैं, राइट, तो वो 6.5% बनाते हैं, बाकी अदर्स 4%। ये हो गई एथनिसिटी। क्लियर हो गया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कि आपके नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट है जहाँ पे इनर लाइन परमिट है, राइट। उस 4 स्टेट में पहले से जो स्टेट थे वो था अरुणाचल, ठीक है, दूसरा स्टेट था नागालैंड, राइट, तीसरा स्टेट था मिजोरम। मणिपुर में इनर लाइन परमिट नहीं था, लेकिन रिसेंटली 2019 में ही मणिपुर में इनर लाइन परमिट लगाया गया। साथ ही साथ 2019 में खाली मणिपुर में इनर लाइन परमिट नहीं आया, आपको पता है, नागालैंड पढ़ाया था ना, नागालैंड में एक दीमापुर नाम की जगह थी, नॉट टॉकिंग अबाउट कोहिमा। दीमापुर इतना हसलिंग मार्केट है, इतना व्यस्त मार्केट है कि उसको एक तरह से मिनी नॉर्थ ईस्ट या मिनी नागालैंड बोला जाता है। तो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे ILP होगा तो बार बार तो दिक्कत आएगी। दीमापुर में प्रोबेबली वो असम से जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे लोग चले जाते थे विदाउट इनर लाइन परमिट, क्योंकि वहाँ ट्रेड कॉमर्स का सेंटर था। लेकिन 2019 में मणिपुर को तो डाला ही गया ILP में, साथ ही साथ दीमापुर को भी डाल दिया गया, इसके साथ ही साथ पूरे के पूरे नागालैंड में ILP आ गया, और इसलिए 4 स्टेट कवर हो गए।
अब इसके पीछे जानना जरूरी है कि क्यों। देखिए 2019 में कई चीज़ें की गई। एक तो चीज़ ये की गई, इनर लाइन परमिट डाल दी गई यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से, बोला कि बहुत अच्छा काम किया, इनर लाइन परमिट डाल दिया हमने मणिपुर में, साथ ही साथ नागालैंड के दीमापुर में डाल दिया है। साथ ही साथ वहाँ पे एक थाउबल डैम है, थाउबल रिवर पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए। थाउबल जिला पढ़ाया था ना, तो बोला तो था फोकस करने को। तो थाउबल डैम वहाँ पे मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट बनेगा थाउबल डैम। इसका भी जो है वहाँ पे इनाग्रेशन वगैरह किया गया है ना, और उसका कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर इम्फाल में। ये सब चीज़ें की गई। अब ये थाउबल डैम जो था 1980 से प्लानिंग कमीशन बोल रहा है कि वहाँ बनवाएगा। फाइनली जाके इसको जो है 2004 में लॉन्च किया गया, और 2014 तक, मतलब कि मोदी जी के आने के पहले तक कुछ नहीं किया गया। फाइनली ये डैम को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है ना। कौन सी रिवर पे होगा, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, थाउबल डैम है तो थाउबल रिवर पे होगा। ओके फाइन। तो इससे इरिगेशन वगैरह होगी और लोग जो है खेती करेंगे, और वो जो है धान उगाएंगे, चावल उगाएंगे, ब्लैक राइस, वही वाला चा खाओ, और उसको हम लोग खाएंगे जीआई टैग लगा के। आईएलपी की डिमांड क्यों थी? एक तो कि इंडिजिनस पीपल बोल रहे थे कि हमारे एरिया में कोई भी चला आता है। लेकिन अभी क्यों किया गया दिसंबर 2019 में? आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इनको डर था कि सारे लोग जो है हमारे एरिया में घुस जाएंगे, जिनको भी बाहर भेजना था वो हमारे एरिया में घुस जाएंगे। उस डिमांड के कारण कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमें प्रभावित ना करे, उसके लिए किया गया। तो क्यों किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, क्या इसका रिलेशन डाला गया? देखिए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एग्जेम्पशन है, यहाँ पे लागू नहीं होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया है नया, वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में नहीं होगा। अब ये 4 स्टेट आपको समझ में आ रहे कौन से हैं? आईएलपी। ओके, इनर लाइन परमिट जिस स्टेट में है वहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से कोई मतलब नहीं है, तो इनका जो पहले जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। इनका कोई इमिग्रेशन इमाइग्रेशन कुछ नहीं होने वाला है ना। ओके, साथ ही साथ एक और जगह नहीं होगा। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन जो है, दैट विल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 6th शेड्यूल है। जो ट्राइबल एरियाज हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कैसे याद रखते हैं? AMTM। एम तो बहुत जगह आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ट्राइबल एरियाज हैं, 6th शेड्यूल है, तो वहाँ पे आपका जो इलीगल माइग्रेंट्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे नहीं होगा। याद रखिए, असम में बाकी तो खूब चल रहा है, लेकिन असम के ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूँ, जो 6th शेड्यूल वाला, वहाँ की बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइए। मेघालय के ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ जहाँ पे आईएलपी है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए ये डिमांड थी, और फाइनली दिसंबर 2019 में मेघालय की असेंबली थी, वहाँ तो रिजोल्यूशन था, वो बोल रहे हैं कि हमें भी आईएलपी वगैरह चाहिए, और हमें भी चाहिए मतलब ये फंक्शन पूरा आईएलपी वाला प्रोविज़न। तो ये डिमांड थी, ये तरीका था। बाकी आप जानते हैं सारी चीज़ें। अब चलिए कम्युनिटी पे चले आइए। ट्राइब्स की बात करें तो मेती पॉपुलेशन मैंने आपको बताया है कि वो इम्फाल वैली है। ये बीच में जो देख रहे हैं, वेस्ट इम्फाल, ईस्ट इम्फाल, इम्फाल, ये सारा जो एरिया है, बिष्णुपुर जिला इनफैक्ट सारा इम्फाल वैली में आता है। क्यों? क्योंकि इम्फाल नाम की रिवर फ्लो करती है, राइट। तो वहाँ पे इनकी जो साइजेबल पॉपुलेशन है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में भी आपको, मिजोरम में भी थोड़े बहुत मिलेंगे, नेबरिंग कंट्रीज म्यांमार, बांग्लादेश में भी मिलेंगे। मेती कम्युनिटी यहाँ पे 53 से लेकर 56%, आज के डेट में 56% बनाती है। दूसरे लोग हैं जेलियांगरोंग पीपल, है ना, वो इंड नागा कम्युनिटी का ही टाइप है, राइट। तो वो कहाँ रहते हैं? असम, मणिपुर और नागालैंड के ट्राई जंक्शन में। मतलब क्या होगा? ये मणिपुर है और ये कौन सा है? नागालैंड है, और ये आसाम है, तो ये ट्राई जंक्शन में रहेंगे ना जेलियांग रोंग पीपल, नागा ट्राइब, पहाड़ियों में, हिल पीपल। कुकी पीपल, कुकी पीपल क्या है? मीजो हिल्स में रहता है ना, नेटिव है वो मीजो हिल्स के। मीजो हिल्स क्या है? पहले जो मिजोरम में लुसाई हिल है ना, उसी का नाम बदल के मीजो हिल कर दिया गया, लेकिन मेनली वहाँ रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा ये आपके चूंकि नीचे मिजोरम है तो यहाँ पे रहते हैं, तो इधर भी हैं, है ना, कुकी पीपल। वो आपके यहाँ पे देखिए ना, ये मिजोरम के साथ बॉर्डर है, यहाँ रह रहे हैं, इम्फाल वैली के अराउंड रह रहे हैं, थोड़े आपके म्यांमार में भी मिल जाएंगे। कुकी जो है इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा, जो कि म्यांमार लिखना चाहिए था, वहाँ सारी जगह पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हर जगह कुकी लोग हैं एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको कुकी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। पूरा समझ गए? डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मज़ा आ गया? अब यहाँ पे हिल वगैरह भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि यहाँ के लोकेशन के हिल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है मणिपुर हिल्स, मतलब मणिपुर स्टेट में जो हिल है वो मणिपुर हिल है। उसका 2 पार्ट है, एक तो वेस्टवर्ड पार्ट है, ये तो अच्छा से नहीं दिखा रही है, ठीक, ये वाला वेस्टवर्ड पार्ट है, मणिपुर के हिसाब से वेस्ट हुआ ना, तो वेस्ट मणिपुर हिल, और ईस्ट में हुआ ईस्ट मणिपुर हिल। ईस्ट मणिपुर हिल किसके साथ शेयर कर रहा बॉर्डर? म्यांमार के साथ। अरे अरे अरे, दिख नहीं रहा इस पर,
म्यांमार के साथ। क्लियर है? अरे क्यों लिख रहा हूँ इसको बार बार, सब कोई जानता है इतना। तो ये हो गए आपके मणिपुर हिल, दो पार्ट में डिवाइडेड, ईस्ट मणिपुर और वेस्ट मणिपुर, राइट। इतना हो गया। अब देखिए बीच में मणिपुर वैली है, ये पूरा देखना ना फ्लैट क्यों दिखा हुआ है, क्योंकि ये मणिपुर इम्फाल वैली है। ये इम्फाल वैली क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी रिवर्स हैं और यहीं पे जो पॉपुलेशन, मेथी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अराउंड वेस्ट साइड में लाइमाटोल रेंज है, यहाँ से कई सारी रिवर्स निकलती हैं, और ईस्ट साइड में लेथा रेंज है। ये मणिपुर के एक्सक्लूसिव जो पहाड़ियाँ इधर उधर की हो गई। अब ऊपर नागालैंड है तो उधर से नागा हिल्स इधर आ रही हैं, इधर पे जो नागा ट्राइब भी रह रही हैं इस एरिया में, ठीक। और नीचे देखें तो मिजोरम है तो मिजो हिल्स आ रहा है, वहाँ से कुकी ट्राइब आ रहे हैं। और म्यांमार का एरिया मैंने आपको बताया कि साउदर्न जो है आपका मणिपुर, उसके नीचे चीन स्टेट है म्यांमार का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीन हिल्स है। चीन मतलब चाइना नहीं, यहाँ पे म्यांमार का पार्ट है। एग्रीकल्चर यहाँ पे भी टेरेस कल्टिवेशन होगी, राइस की कल्टिवेशन ऑलमोस्ट 95% होती है, खूब चावल खाएंगे, मज़ा आएगा। बैम्बू बहुत उगाया जाता है, बैम्बू बहुत उगाया जाता है। रॉक की बात करें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको टर्शियरी रॉक ही मिलेंगे। रेनफॉल मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून से होगी। अब देखिए ना, मणिपुर के नीचे मिजोरम जाइए, उसके बाद तो आपका पूरा जो बांग्लादेश क्रॉस करके जो पूरा जो आ जाता है बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ से ऐसे जाएगा ना साउथ वेस्ट मानसून, तो उसी से बारिश होती है, ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक। रीजन की बात करें तो इसको हमने अपनी आपकी सहायता के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बीच वाला जो एरिया है उसको हमने बोल दिया मणिपुर रिवर वैली। मणिपुर रिवर भी है, सॉरी इम्फाल रिवर है, मणिपुरी रिवर भी है, पता है। तो मणिपुर रिवर वैली ये पूरा कौन सा ट्राइब? मेती कम्युनिटी। और सराउंडिंग माउंटेन में ये दोनों सराउंडिंग माउंटेन हो गया। सराउंडिंग माउंटेन में नॉर्थ में हो गया नागा, नीचे हो गया मिजो चीन, और वेस्ट में हो गया वेस्ट मणिपुर, उसके बाद हो गया ईस्ट मणिपुर ईस्ट में, और थोड़ा और अंदर वेस्ट ईस्ट की बात करें तो वेस्ट में लाइमाटोल, और इधर कौन सा? लेथा रेंज। क्लियर है? देख लीजिए एक बार। मणिपुर हिल का खासियत है, मणिपुरी हिल्स जो हैं, वेस्ट मणिपुरी हिल्स, ईस्ट मणिपुरी हिल्स, खास करके जो वेस्ट मणिपुर हिल है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सोर्स, अच्छा ईस्ट मणिपुर हिल की बात करें तो वो क्या था, मणिपुर और म्यांमार के बीच में बॉर्डर नहीं बना रही है ना। और दूसरी बात कि यहाँ से रिवर मणिपुरी निकलती है, रिवर मणिपुरी से ना जाके वो म्यांमार में चिंडविन रिवर से मिल जाती है। म्यांमार में सोचिए इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, चिंडविन बहुत बड़ी रिवर है ना। म्यांमार जाइएगा तो डूब जाइएगा उसमें, मत जाइएगा। ओके, अब रिवर डैम की बात कर लेते हैं। रिवर डैम की बात करें तो रिवर क्या है, ये जो आपने देखा था ना थोड़ी देर पहले, क्या देखा था थोड़ी देर पहले? वेस्ट मणिपुर हिल्स। वेस्ट मणिपुर हिल्स में यहाँ से बराक रिवर निकलती है, और बराक रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। बराक रिवर इधर से होके, मणिपुर से होके क्रॉस करके चली जाती है, पता है कहाँ आपको? बांग्लादेश, है ना। और बांग्लादेश में कहाँ? मेघना रिवर में चली जाती है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इनफैक्ट बांग्लादेश को और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए बराक रिवर पे हम लोग जो है अलग अलग से प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं कि उसको हम नेविगेबल कर दें पूरा, और जहाज वगैरह इधर उधर पानी का जहाज। ओके, बराक रिवर के बगल में मकरू रिवर है, नॉट इंपॉर्टेंट, इरांग रिवर है, नॉट इंपॉर्टेंट, सारा मिलकर बराक रिवर में चला जाएगा। मेन अब जानिए कि बीच में इम्फाल वैली बताई थी ना, मणिपुर की वैली इम्फाल वैली, तो यहाँ पे ना इम्फाल रिवर फ्लो करता है, और उसके साथ ही देखिए आयरिल रिवर फ्लो करता है, और थौबल रिवर, अभी तो बताया थौबल में रिवर, थौबल रिवर, और ये सब नीचे आके क्या, मणिपुर रिवर, वो नीचे मणिपुर रिवर चला जाएगा इधर, ठीक, नीचे नीचे वहाँ पे आपके दूसरे म्यांमार साइड, समझ गए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बराक रिवर पे तिपाई मुख डैम। बांग्लादेश कह रहा है कि यहाँ पे डैम बना दोगे इतना बड़ा तो हमारा तो बराक रिवर में पानी ही नहीं आएगा, तो तिपाई मुख डैम याद रहेगा। इसलिए खूगा डैम जो है यहाँ पे एक रिवर पे बनाया जा रहा है, खूगा रिवर पे। अब खूगा रिवर छोटी सी रिवर है, अब यही नहीं है मणिपुर रिवर पे नहीं है, खूगा रिवर पे, मैंने उस पर चढ़ा के बनाया है क्या, अलग बनाया ना। तो खूगा डैम खूगा रिवर पे है, रिवर इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो है थौबल रिवर है, वहाँ पे मफाऊ डैम है, और अभी थौबल पे फिर से जो है एक जो बताया आपको प्लानिंग कमीशन का 1980s का प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से बनाया जा रहा है। कौन सा है? थौबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अगर सॉइल की बात करें तो आप खुद सोचिए ना, चारों तरफ पहाड़ियाँ होंगी तो वहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल होगा, अब बीच में वैली होगा तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल होगा, क्योंकि नदी का पानी है, राइट। तो बराक रिवर ऑरिजिनेट्स इन मणिपुर थ्रू द स्टेट्स ऑफ, मणिपुर से फ्लो करता है, नागालैंड से फ्लो करता है, ऐसे करके, क्योंकि बॉर्डर पे हो रहा है ना बराक रिवर, नागालैंड और मणिपुर का थोड़ा बहुत बॉर्डर भी बना रहा है, असम का बॉर्डर भी बना रहा है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से फ्लो करते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में कैसे जाता है, मेघना रिवर बांग्लादेश में जाके बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। पूरा नॉर्थ ईस्ट में रेड एंड येलो सॉइल है, लेकिन जहाँ भी नदी आ जाएगी ना तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल हो जाएगा, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा का वैली हो चाहे इम्फाल रिवर का वैली हो, ठीक। यही जो है ना बीच में इम्फाल रिवर वगैरह देख रहे हैं ना, मणिपुरी रिवर देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोकतक लेक बनाती है। लोकतक लेक में संगाई डियर उछलता कूदता दिखता है, बच्चा प्यारा सा, ठीक।
तो अब हम चलेंगे कि नेशनल पार्क और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट की बात करेंगे। अभी तक नॉर्थ ईस्ट में रामसर साइट की बात नहीं थी, आज हो जाएगी दिल खोल के। सबसे पहले ये देखिए, बड़ा सा ट्री बना है, तो मतलब क्या है, ये नेशनल पार्क है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिष्णुपुर जिला में है, राइट। ओके। दूसरा, नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फेमस, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यांगोपोकोई लकाचो यांगोपाकोपुकी लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है बिल्कुल चंदेल जिला को याद रखने को बोला था ना, चंदेल जिला में इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे पहाड़ियों में ये लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे कुछ भी खासियत नहीं है, आपको नहीं याद रखना, आपको बस और बस केबुल लमजाओ नेशनल पार्क याद रखना। ना केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एक लेक में है, बताया था फुमड़ी है वहाँ पे, और फुमड़ी जो है वो लेक में है, फुमड़ी ऐसे ऐसे है और पूरा लेक है, और जो लेक है वो लोकतक लेक है, और लोकतक लेक जो है एक रामसर साइट है, राइट। रामसर कन्वेंशन से रामसर साइट तो है, लेकिन इसकी एक और इम्पॉर्टेंस है। याद रखिएगा कि जो ऐसे लेक जिनका डिग्रेडेशन हो रहा है, जो बर्बादी के कगार पे हैं, प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, तो रामसर जो कन्वेंशन है उसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई थी, मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड, और ये लोकतक लेक को 1993 में मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में डाल दिया गया था। बोला कि इसका जो है हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, मछली पकड़ने के चक्कर में लोग जो है लेक को ख़त्म कर दे रहे हैं, और वहाँ पे जो है फॉरेस्ट हटा रहे हैं लोग ना, कैचमेंट एरिया कम हो रहा है रिवर का। कौन से रिवर? मणिपुरी रिवर। और वाटर गंदा हो रहा है, वाटर हायासिंथ पैदा हो रहा है। वाटर हायासिंथ जो पूरे वाटर पे जो है ना, जो आपके कमल टाइप का वाइट टाइप का खिलता है और पूरा जो है ढक लेता है, वाटर हायासिंथ कमल टाइप का खिलता है कि नहीं खिलता मुझे पता नहीं ना, लेकिन पूरे जो है रिवर को ढक लेता है, रिवर को नहीं लेक को ढक लेता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नीचे के जो ऑर्गेनिज्म है बेचारे मर जाते हैं, प्यारे ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूशन हो रहा है। इस कारण से लोकतक लेक को मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में 1993 में डाल दिया गया था। साथ ही साथ वहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा था, तो नेटिव फिश स्पेसीज खतरे में थी। तो लोकतक लेक किसमें है? मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में। इंडिया में दो ही जो हैं लेक हैं रामसर साइट जो हैं, जो कि मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में, उसमें से एक लोकतक लेक है। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान है। एक और था चिल्का लेक, लेकिन चिल्का लेक उड़ीसा वाला जो है ना, वो भी मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में 1993 में डाला गया था, लेकिन नवंबर 2002 में उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि वहाँ पे ना प्रोटेक्शन कर ली गई, वहाँ पे अच्छे से काम किया गया। वहाँ पे ना बहुत सिल्टेशन हो रहा था, तो पानी पानी कम हो रहा था, सिल्ट ज़्यादा हो रहा था, सेडिमेंटेशन हो रहा था, राइट। और पूरा लेक का जो मुंह है वो बंद हो रहा था, चोक हो जा रहा था, तो इसीलिए इसको डाला गया था। लेकिन 2002 में प्रोटेक्शन इतनी कर दी गई कि 2002 में निकाल दिया गया। तो पहले तीन थे, चिल्का लेक उड़ीसा में मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में था, उसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में, और तीसरा लोकतक लेक। ये सारे 1993 के अराउंड डाले गए थे, राइट। केवलादेव जो है 1990 में डाला गया था, लोकतक लेक को डाला गया था 1993 में, और चिल्का लेक को डाला गया था 1993 में। चिल्का लेक को 2002 में निकाल दिया गया। बच गए कौन मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में? केवलादेव नेशनल पार्क और लोकतक लेक। तो इनके अगर हम अच्छे से प्रोटेक्शन करेंगे तो इनको भी निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाना मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में बहुत अच्छी चीज़ है, फाइन, समझ गए। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए, चूंकि बैम्बू बहुत है तो सैक्रेड बैम्बू रिजर्व है यहाँ पे, कम्युनिटी रिजर्व है, उसको सैक्रेड ग्रोव जो बोलते हैं, सैक्रेड ग्रोव, तो उसका नाम है, बस इतना याद रखिए, लोकेशन वगैरह भी नहीं। गमखाप नाम जगह जो है वो मोहक जगह है, गमखाप मोहक में है। ये एक सैक्रेड बैम्बू रिजर्व है, सैक्रेड रिजर्व है, सैक्रेड ग्रोव है, ये आपको मणिपुर में मिलेगा, ठीक। और स्पेसीज की बात करें तो ये स्पेसीज यहाँ का बहुत प्यारा है। इसकी जो भौंवा से है ना निकला हुआ ऐसे करके, तो ब्रू एंटलर डियर बोलते हैं, और कोई पढ़ा दिया इसको यूट्यूब पे कि ब्राउन एंटलर डियर है क्योंकि इसका कलर ब्राउन है। हद है भाई, तो हम भी हिरन हो गए ना फिर उस हिसाब से, कलर ब्राउन है। IUCN के स्टेटस इसकी पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी, बहुत कम बचा था, प्रोटेक्ट करके इंडेंजर्ड लाया गया, ओके। इसका एक चीज़ आपको याद रखना, संगाई डियर इज ए टाइप ऑफ ब्रो एंटलर डियर। ब्रो एंटलर डियर ओवरऑल भी इंडेंजर्ड है, संगाई डियर भी इंडेंजर्ड है। अगर हम ब्रो एंटलर डियर की बात करें ओवरऑल, तो उसका रेंज आपको पूरे साउथ एशिया में मिलेगा, मणिपुर में मिलेगा। मणिपुर के साउदर्न एंड ऑफ लोकतक लेक का जो रीजन है ना, वहीं पे फुमड़ीज के अराउंड मिलेगा, और म्यांमार में भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा। लेकिन ये ओवरऑल ब्रो एंटलर डियर की बात हो रही है। उसमें जो संगाई डियर है, जो टाइप है ब्रो एंटलर डियर का, ये बस और बस लोकतक लेक में मिलता है, लोकतक लेक के अराउंड, बस और बस। इसके अलावा न मणिपुर में मिलता है, न कहीं नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, न म्यांमार में मिलता है। तो इस क्लासिफिकेशन को समझें आप। संगाई डियर इज ए टाइप ऑफ ब्रो एंटलर डियर, ब्रो एंटलर डियर इज ऑल्सो इंडेंजर्ड, संगाई डियर इज ऑल्सो इंडेंजर्ड। ब्रो एंटलर डियर आपको नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार में, साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। लेकिन जो संगाई वाला टाइप है, जिसका नाम है संगाई डियर है, जिसके नाम पे वहाँ पे फेस्टिवल वगैरह भी है, वो बस और बस लोकतक लेक में, लमजाओ नेशनल पार्क में मिलेगा,
और कहीं नहीं मिलेगा। मणिपुर का केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलेगा, मत भूलिएगा, इतना इंडेमिक है। इसको तो अभी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड अलग से दे देना चाहिए था, है ना। एनीवे इसका हैबिटेट क्या होता है, ग्रास डोमिनेटेड हैबिटेट। तो वहाँ पे फुमड़ी है, ये है, यहाँ पे छोटा सा घर बना लेंगे यहाँ पे, और ये जो है बेचारा हिरन जो इधर इधर कहीं कहीं रहेगा, जंप करके जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे जो दो स्पेसीज आप देख रहे हैं, कैप्ट लंगूर, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर जगह आपको बताया था पाया जाता, तो उसमें से एक मणिपुर भी था, राइट, इसलिए। लेकिन इसका पहले डिस्कशन हो चुका है। सेम गोज फॉर हुलॉक गिबन, तो इसका पहले डिस्कशन हो चुका है, मैंने डाल दिया ताकि आपकी मेमोरी जो इंटैक्ट रहे, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए जीआई टैग, आप भी मुझे कुछ टैग दे दीजिए यार। देखिए फी किया था ना, वांके फी हो गया, शाफी लामफी तो पढ़ा तो दिया था ये, और मोइरांग लोकेशन पढ़ाई थी ना आईएनए वाली, वहाँ पे मोइरांग फी, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कच्चा नींबू को दे दिया जीआई टैग, ये कोई बात हुई? मतलब जो टिफिन में रोज आ रहा है, तो मणिपुर का कच्चा नींबू और रॉ लेमन, तो उसको दे दिया जीआई टैग, कोई बात नहीं, खट्टापन अच्छा होता। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, लंबा से चकहाव है। ये राइस देख रहे हैं, ओ माय गॉड, ये राइस देखिए एकदम ब्लैक होता है भाई, ब्लैक राइस है ना, और कूटने पीसने के बाद देखिए थोड़ा ऐसा पर्पल टाइप का, ब्लैक टाइप का बनता है। इसको पका के आप खाएंगे ना, ये जब बनेगा राइस, तो पता है इसमें ना बहुत ज़्यादा गुलेटिन वगैरह होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है, ये पूरा चिपचिपा सा बनेगा। उससे आप मांझा भी कर सकते हैं पतंग का, और उसको खा भी सकते हैं। हालांकि पतंग का मांझा तो नॉर्मल राइस से भी हो जाता है, मैंने किया है। ये जो ब्लैक राइस है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है। और गांव में क्या कर रहे हैं ना, वो जो कुछ बड़े किसान हैं, छोटे छोटे किसानों से इसकी खेती करवा रहे हैं, और उनको दे रहे हैं 20 रुपया, और मार्केट में जानते हैं अमेजोन पे देखिएगा 2000 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो। बड़ा बिजनेस है यार, कर सकते हैं आप। यूपीएससी में अटेम्प्ट ओवर हो जाएगा तो आप ये वाले राइस उगा लीजिएगा, कुछ लोग कर रहे हैं हमारे एरिया में। इसका नाम है चकहाव, इसको बहुत रिसेंटली दिया गया है ना। उसके साथ एक और चीज़ की दी गई थी, वो दूसरे स्टेट का था, गोरखपुर का। आप बता सकते हैं क्या गोरखपुर में किस चीज़ को जीआई टैग मिला है चकहाव के साथ? तो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको यूज़ करते थे, है ना, अब इसको खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब इसकी एप्लीकेशन गई थी तो इन्होंने ये बोला था, हालांकि हेल्प तो की थी इंडिया के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वगैरह की तरफ से हेल्प हुई थी इसको दिलाने में, ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह से, बट फाइनली उन्होंने एप्लीकेशन डाली तो बोला कि ये ना दुनिया में सबसे ज़्यादा कुकिंग में टाइम लेता है, 40 to 45 मिनट, इतना रहेगा जिलेटिन, इतना जो रहेगा पूरा चिपचिपा, तो टाइम तो लेगा ही। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबरस ब्रांड लेयर होता है, हाई फाइबर है यार, मज़ा आ जाएगा, हाई फाइबर कंटेंट, पेट एकदम जो अच्छा हो जाएगा। और देखिए कि ये चकहाव का ट्रेडिशनल कल्टिवेशन कुछ मणिपुर के प्रैक्टिस चल रहा है ऑलरेडी। अब तो सब लूट रहे हैं, हर हर कोई जो है ब्लैक राइस उगाएगा, लेकिन उसको जीआई टैग नहीं मिलेगा, वो बस ब्लैक राइस के नाम पे बिकेगा। इंडिया म्यांमार ट्राईलेटरल हाईवे, मोदी जी का और बहुत पहले से सपना है कि इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी से जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी चेंज हो गया ना, तो हम क्या करेंगे ना, इंडिया में मणिपुर में मोरे नाम की जगह, मोरे, मोरे पिया, मोरे तामू, ठीक, तो मोरे से चलेगी एक रोड, वो जाएगी म्यांमार के मंडलय में, मंडलय से जाएगी नैपिद्याव, नैपिद्याव से बागो, और उसके बाद म्यांमार क्रॉस करके यहाँ पे चले जाएंगे मायसॉट, थाईलैंड पहुँच जाएंगे। तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड कवर हो गया। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा भारत दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पे बाइक निकालिएगा, कुछ कुछ रोड क्रिएट हो गई है, और पहुँच जाइएगा थाईलैंड, बैंकॉक चले जाइएगा वहाँ से, है ना। एक हाईवे है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है काम अभी, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। तो इंडिया का मोरे को कनेक्ट करता है कहाँ से, थाईलैंड के माओसॉट से, माओसॉट से थाईलैंड का कनेक्ट हो रहा है इंडिया का मोरे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोरे कहाँ पड़ेगा, आपको मैप देख के समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का मैंने नाम नहीं लिया था। तेनगू, तेनगू नौपाल, तेनगू नौपाल डिस्ट्रिक्ट आप मैप में एक बार देख लीजिएगा, चलो दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया देखिए, ये है ना तेंगू नौपाल जिला, यहीं पे मोरे नाम की जगह है, मोरे पिया, तेंगू नौपाल में। वहाँ से रोड निकलेगी, और रोड निकल के कहाँ जाएगी बताइए? पहले म्यांमार जाएगी, मंडलाई वगैरह को कनेक्ट करेगी, और उसके बाद कहाँ पे कनेक्ट करेगी? वो कनेक्ट करेगी आपके थाईलैंड के मायसॉट को, और थाईलैंड का मायसॉट कनेक्ट होते हैं क्या बन जाएगा? इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे शॉर्ट में? इंडिया म्यांमार थाईलैंड। तेंगू नौपाव ये वाला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मोरे है, वहाँ से मंडलाई गए, मंडलाई से नैपिदो गए, नैपिदो से बागो गए। बागो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बगल में सी है, तो ट्रांसपोर्ट होगा अच्छी चीज़ों का, तो सी वाला कम्युनिकेशन बन जाएगा। उसके बाद माओसॉट चले जाएंगे। माओसॉट क्यों जा रहे हैं थाईलैंड? क्योंकि वहाँ से पूरा साउथ ईस्ट एशिया कनेक्ट हो जाएगा, CLMVT, राइट, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड सारे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये जो है एशियान रीजन जो है पूरा आपका, उससे आपका इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओवरऑल एशियन रीजन से, तो उससे बूस्ट हो जाएगा। ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो कंबोडिया, लाओस, थाई, वियतनाम सब कनेक्ट हो जाएंगे, हर तरफ रोड चलने लगेगा, राइट।
और इसमें अगर बात करें तो प्रपोज्ड जो है 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर की रोड बनेगी इंडिया से मैं लेके पूरे वियतनाम तक। और इसको जो जब वियतनाम कनेक्ट हो जाएगा तो बोलेंगे ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें इंडिया क्या है पता है आपको? इंडिया वेस्ट माना जाएगा। थाईलैंड टू कंबोडिया एंड वियतनाम बिकेम ऑपरेशनल। थाईलैंड से लेके कंबोडिया और वियतनाम ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, म्यांमार वाला काम चल रहा है। और इसमें से कई जो है ना रिवर पोर्ट्स भी कनेक्ट होंगे। कलाय, मोनियावा, ये चिंडविन रिवर पे म्यांमार में पढ़ा था ना, चिंडविन रिवर। अभी तो बताया था कि चिंडविन रिवर की ट्रिब्यूटरी जाती है इंडिया से होकर। ये सारा पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा ये याद रखिएगा जो लोकतक लेक मैंने आपको पढ़ाया बीच में, वो बिष्णुपुर में, वो भी मोइरांग में ही है। और कोई पूछे कि लोकतक लेक को पानी कहाँ से मिलता है तो याद रखिएगा मणिपुर रिवर से लोकतक लेक को पानी मिलता है, और साथ ही साथ उसकी जो है कई ट्रिब्यूटरी वगैरह से, लेकिन मेनली मणिपुर रिवर से लोकतक लेक को पानी मिलता है। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले वाले में मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मिजोरम। थैंक यू सो मच।